गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्कीन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जो आपको पहले से नॉलेज है वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। वो ये है कि एल्कीन्स आपने पढ़ा कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन होगी। जैसे हमने एल्केन्स पढ़ा था, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है। जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एल्कीन्स। And this is the general formula of alkene, that is CnH2n. Here n indicates the number of carbon atoms. अगर कार्बन 1 है तो C1 2 into 1 2, that cannot be possible. CH2 तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि कार्बन की तो बॉन्डिंग ही कंप्लीट नहीं हुई। तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन। तो अगर C2 होगा तो H4 हो जाएगा, C3 होगा तो H6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक होमोलोगस सीरीज प्रिपेयर करेंगे, दैट इज फॉर द एल्कीन्स यूजिंग दिस जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज दे आर कॉमनली कॉल्ड ओलिफिन्स। जैसे अगर आपको याद हो तो एल्केन्स को हमने कॉमनली क्या कहा था? पैराफिन्स कहा था। यहाँ पर हम एल्कीन्स पढ़ रहे हैं कि एल्कीन्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मीन्स ऑयल फॉर्मिंग, जो कि कॉमनली ऑयल फॉर्म करते हैं। एंड द फर्स्ट मेंबर्स इथाइलिन एज वेल एज प्रोपाइलिन, दैट मीन्स इसमें जिसमें 2 कार्बन है इसमें सिर्फ 3 कार्बन है। इथाइलिन और प्रोपाइलिन दे रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स। मीन्स जो फर्स्ट मेंबर्स हैं इथाइलिन और प्रोपाइलिन, और इसके अलावा 1-2 और भी हैं जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एक ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ओलिफिन्स, मतलब ऑयल फॉर्मिंग। तो सबसे पहले हम इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि हम नॉमेनक्लेचर नेम कैसे प्रोवाइड करते हैं, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरह से हम उसको देते हैं। तो अगर सपोज करो आपको इस तरह से सिर्फ बॉन्ड नोटेशन से दिया हुआ है, आपको कार्बन का नंबर या कुछ ऐसे मेंशन नहीं है, तो आप उसको स्ट्रेट करके लिखना है। पहले सपोज करो आपको ये गिवन है, तो या तो आप क्या करो, कॉर्नर्स पे डॉट लगा लो। अगर आप कॉर्नर पे डॉट लगाओगे तो वो आपको नंबर ऑफ कार्बन इंडिकेट करेगा। मीन्स ये 1 2 3 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ देखो फर्स्ट कार्बन पर और सेकंड कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं हम, और डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो गया, तो नाम है इसका प्रोपीन। या फिर एक और मेथड है, आप इसको क्या करो, आप इसको ऐसे स्ट्रेट चेन में बना के लिख लो और कार्बन हाइड्रोजन उसको नोटेशन दे दो। तो जब टर्मिनल कार्बन होता है तो वो CH3, यहाँ पर देखो ये CH2 आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट करना है हमने, तो बॉन्डिंग कंप्लीट होगी, वैलेंसी कंप्लीट करके इसका नाम हो गया प्रोपीन। नेक्स्ट वन यहाँ से देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब देखो 1 2 सेकेंड कार्बन पर इन है तो नाम हो गया ब्यूट 2 इन। यहाँ से भी देखो 1 2 सेकेंड पर है, यहाँ से भी 2, नीड नहीं है यहाँ पर हमें ब्यूट 2 इन लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसके लिए 1 इन लगाते हैं तो वो कैसे बनेगा। यहाँ से देखो 1 2 3 4 फिर से 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को हमने लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करना है, तो नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन, या फिर हम उसको 1 ब्यूटीन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिया है और आप पहले कार्बन का नंबर काउंट करो। ये रहा 1 2 3। नंबरिंग हमें यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को नंबर लोएस्ट नंबर देना है और मिथाइल ग्रुप को। अब यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1, ये जो साइड चेन लगी है इसका मतलब इसके यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो हमारे पास क्या गिवन है? पहले तो लॉन्गेस्ट जो चेन बनी है वो 3 कार्बन की है, दैट मीन्स कि ये प्रोपीन है। और इस प्रोपीन के सेकेंड कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट वन, अब आपको नेक्स्ट ये कंपाउंड गिवन है, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। कॉर्नर्स देखो 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट यूज करते हैं। और देखो यहाँ पर क्या है? 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड के लिए आपको एक नॉमेनक्लेचर का एक रूल याद करना है। अब यहाँ पर हम ब्यूट 1 3 डाई इन नहीं बोल सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमें A यूज करना पड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
ब्यूटा 1,3 डाइईन। ठीक है, जब भी आपको मल्टीपल डबल बॉन्ड्स मिलते हैं तो आपको वहां पर आ यूज करना पड़ता है, यानी ब्यूट को क्या बना दो, ब्यूटा। और फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड ब्यूटा 1,3 डाइईन। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है, नंबरिंग स्टार्ट करो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन्स की लॉन्ग चेन, 5 कार्बन्स के लिए पेंट होता है, और फिर से देखो मल्टीपल बॉन्ड आ गए तो पेंटा, तो ये पेंटा है। और फर्स्ट पर और फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो पेंटा 1,4 डाइईन तो हो गया, लेकिन थर्ड कार्बन पर देखो क्लोरो ग्रुप है, क्लोरीन लगी है ना, तो क्या लिखेंगे हम, 3 क्लोरो पेंटा 1,4 डाइईन। नेक्स्ट वन आपको ये गिवन है, इस तरह से कंपाउंड है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कार्बन है, सेकंड कार्बन पर भी मिथाइल है और थर्ड कार्बन पर भी मिथाइल है, और फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, 4 कार्बन की चेन, दैट मीन्स पेंट हो गया ये, और सिंगल है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, और सिंगल एक ही बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है, तो हम यहाँ पर ब्यूटा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर ब्यूट लिखेंगे। ब्यूट 1 इन तो ये है ही, 1 पर है ना डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन तो है, लेकिन उसके साथ में सेकंड और थर्ड पर मिथाइल ग्रुप है, तो हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट वन इज, ये आपको एग्जाम्पल गिवन है, CH3CH डबल बॉन्ड C, और ये CH3 ट्वाइस है। हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं ऐसे, मतलब आज सेपरेट कर लेते हैं, ये जो ट्वाइस गिवन है इसको इस तरह से अलग अलग करके लिख लिया, तो ये CH3CH डबल बॉन्ड C, और इस कार्बन के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप से, तो हमने दोनों मिथाइल ग्रुप्स को ऐसे सेपरेट कर लिया। अब जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से क्या है, डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही है, और जो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा है ब्रांचिंग में, उसको भी सेकंड पोजीशन मिल रही है। तो जब इसको सेकंड पोजीशन मिली तो ये 2 मिथाइल हो गया, तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, और एक ही बॉन्ड है तो ब्यूटा यूज करने की जरूरत नहीं है, तो 2 मिथाइल ब्यूट, और सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। इस तरह से आपको नॉमेनक्लेचर बतानी है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, दिस इज वन मोर एग्जाम्पल कि आपको ये इस तरह से स्ट्रक्चर गिवन है, तो इस स्ट्रक्चर में आप क्या करो, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, लॉन्गेस्ट चेन तो ये दिख ही रही है, लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से बनेगी, बट यहाँ से हम नंबरिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले तो इसको, इस बॉन्ड को नंबर 1 पोजीशन मिल रही है, इसको 5 मिल रही है, इसको 8 मिल रही है, यहाँ से आते तो क्या होता, सबसे पहले वाले को ही 2 मिलती, देन 1 2 3 4 5, यहाँ से इसको 5 मिलती, 6 7 8 9, इस पे 9 मिलती, इसीलिए हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की। और दूसरा कि जो साइड चेन लगी है, यानी जो अल्काइल ग्रुप लगा है, उसको भी यहाँ से 4th पोजीशन मिल रही है, बट यहाँ से आते तो उसका पोजीशन ज्यादा हो जाती, तो हमने यहाँ से किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन की चेन है, तो जब 10 कार्बन की चेन है, 10 को क्या कहते हैं हम, डेक, और मल्टीपल बॉन्ड्स है तो ए भी यूज करना है, तो हो गया हमारे पास डेका। अब इस डेका पर डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 पोजीशन पर, देन 5 पर, देन 8 पर, 1 5 8 है और 3 है तो ट्राईइन हो गया, लेकिन उसकी साइड चेन भी लगी है 4th कार्बन पर C2H5 जिसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं, तो नाम हो गया इसका 4 इथाइल डेका 158 ट्राईइन। तो इस तरह से आपको नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करनी है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा नॉमेनक्लेचर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द आइसोमेरिज्म। यहाँ से आपने, आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिर्फ इनके बारे में हल्का सा बता रही हूँ, चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट चेन की लेंथ अलग हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है, अगर ये है, हमने लिया डबल बॉन्ड यहाँ पर है, स्ट्रेट चेन बनाया तो पेंट 1 इन हो गया,
1 2 3 4 5 पेंट 1 इन। लेकिन अगर हमने इसको साइड चेन में ले लिया, एक कार्बन ग्रुप को, एक मिथाइल ग्रुप को साइड चेन में ले लिया, तो जो 4 की चेन बनी वो तो है ब्यूट 1 इन, लेकिन सेकेंड कार्बन पर मिथाइल आ गया तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन हो गया। ठीक है, इस तरह से आप उसके एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पोजीशन आइसोमर्स की, तो पोजीशन जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसकी पोजीशन चेंज कर दो जस्ट, तो वो पोजीशन आइसोमर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास है ये ब्यूट 1 इन, तो जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज कर दी हमने। डबल बॉन्ड यहाँ फर्स्ट कार्बन पर था, यहाँ पर हमने वो सेकेंड कार्बन पर कर दिया, तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, Now come to the main topic, that is the geometrical isomerism। कि geometrical isomerism का मतलब क्या है? There are some structural formulas, ठीक है, which have same structural formula। मतलब कुछ ऐसे structures हैं जिनमें structural formula similar है, but they differ in the spatial arrangement of atoms about the double bond। डबल बॉन्ड के अराउंड उनके एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी जस्ट, तो उनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एंड दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, सिस एंड ट्रांस। सिस और ट्रांस में हमने क्या देखना है कि सिस का मतलब होता है जब दोनों साइड में सेम ग्रुप आ गया, और ट्रांस में होता है जब अपोजिट साइड चले गई है ऐसे। तो अगर सपोज करो हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH3, तो हम उसको क्या करें, इस कार्बन का जो ये हाइड्रोजन था उसको हमने ऐसे सेपरेट करके लिख लिया। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिर्फ उसी कंपाउंड के बनेंगे जिसमें ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। अगर ये दोनों ग्रुप सेम होते, सपोज यहाँ पर CH2 होता, तो फिर कोई भी आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनना पॉसिबल नहीं था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के लिए दोनों पोजीशंस पर दोनों सेपरेट ग्रुप्स की अटैचमेंट जरूरी है, और जब वो दोनों सेम हो जाएंगे तो हम उसको सिस कहेंगे, और जब वो दोनों अपोजिट साइड पे चले जाएंगे, ऐसे क्रॉस बना लेंगे, तो हम उसको कहेंगे ट्रांस। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कॉज? कॉज क्या होता है इसका? दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या करता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाता है कि जैसे हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड कन्फॉर्मर्स बना रहे थे रोटेशन करके, वैसे ही हम यहाँ पर जो रोटेशन करके बॉन्ड नहीं बना सकते, मूव नहीं करवा सकते, क्योंकि उनके बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। हल्का सा थोड़ा बहुत रोटेट करता है, अदरवाइज अगर ज्यादा रोटेट करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज द 2 एटम्स और द ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। अभी जो मैंने बताया कि कार्बन के साथ में जो 2 एटम्स अटैच हैं, दे मस्ट बी डिफरेंट, तभी वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। अब किस कंपाउंड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, उसके लिए आपको हम एक फॉर्मूला करवा रहे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके लिए आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक, जिसमें एंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे आर डिफरेंट। अगर मॉलिक्यूल के एंड डिफरेंट है तो हम नंबर ऑफ आइसोमर निकालेंगे 2⁻n से, जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। इसके फॉर्मूला से सीधा निकल जाएगा। सेकंड में कि अगर एंड्स सेम है, डिफरेंट है एंड्स, तो 2⁻n से निकाल लो डायरेक्टली, और अगर सेम है एंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे आर सेम, तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि जो डबल बॉन्ड है वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। अगर वो इवन नंबर में है तो आपको फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ आइसोमर के लिए कि 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1/2। इसको ये थोड़ा सा कट हुआ है, इसको ऐसे लिखना है 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-2/2, इस तरह से। और अगर वो ऑड डबल बॉन्ड्स में है तो ऑड डबल बॉन्ड्स में आपको लगाना है नंबर ऑफ आइसोमर्स इज इक्वल टू 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1/2। जैसे यहाँ पर n-2/2 था ऑड में, इवन में, ऑड में आ जाएगा -1/2। तो अब कुछ एग्जाम्पल से हम नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट कर लेते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया Cl। अब यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड इधर है, ये डबल बॉन्ड इधर है, और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के दोनों साइड देखो, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर Cl ग्रुप है, यानी दोनों डिफरेंट हो गए।
और जब डिफरेंट होता है तो इसका मतलब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2 रेज टू पावर n, और n का मतलब है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। देखो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो 2 रेज टू पावर 2, दैट मीन्स 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये डबल बॉन्ड के पास में ये कार्बन और डबल बॉन्ड के साथ में ये कार्बन, इसके साथ में इधर और इधर दोनों साइड देखो, दोनों साइड सेम है। ठीक है, दोनों साइड सेम अटैचमेंट है ना, CH3 इधर है और CH3 इधर है। तो जब भी सेम मॉलिक्यूल अटैच होता है तो हम क्या चेक करते हैं कि उसमें इवन इवन डबल बॉन्ड्स हैं या और डबल बॉन्ड्स हैं। तो देखो यहाँ कितने इवन डबल बॉन्ड्स हैं, और इवन डबल बॉन्ड्स के लिए जब हम नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 2 रेज टू द पावर n-1 प्लस 2 रेज टू द पावर n-2/2। अब n का मतलब है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो कि 2 है, सो 2 रेज टू पावर 2-1 एंड 2 रेज टू पावर 2-2/2। 2-1 का मतलब है 1, 2-2 मतलब 0/2, और जब भी किसी की पावर 0 होती है तो हम 1 यूज करते हैं, और ये होगा 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, यानी टोटल 3 आइसोमर्स कैन बी पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल, एक और ले लो एग्जाम्पल। ये हमें कंपाउंड गिवन है। इस कंपाउंड में देखो ये डबल बॉन्ड के पास, ये इधर डबल बॉन्ड के पास, तो हम ये ऐसे ले लेते हैं, और दोनों साइड में सेम मॉलिक्यूल अटैच है। नंबर ऑफ आइसोमर सेम पिछले फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे, 2 रेज टू पावर n-1 प्लस 2 रेज टू द पावर n-1/2। वैल्यूज लगा दो। टोटल नंबर डबल बॉन्ड्स 3 है, तो 2 की पावर हो गई 3-1 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 मतलब 4। यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, n-1 मीन्स n है 3-1/2, 3-1 मतलब 2/2 मीन्स 1, और पावर है 2 की पावर है 1 यानी 2, तो 4 + 2 टोटल 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है आपको ये कंपाउंड। इस कंपाउंड के अक्रॉस चेक करते हैं हम, यहाँ पर भी Cl ग्रुप है, यहाँ पर भी Cl ग्रुप है, सेम पिछले फॉर्मूला की तरह आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बट नेक्स्ट कंपाउंड पर आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH। यहाँ पर देखो इस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ में इधर तो CH3 ग्रुप आ गया, बट यहाँ पर C2H5 आ गया। फिर से सबसे पहले पर आ जाओ कि अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है तो सबसे सिंपल फॉर्मूला 2 रेज टू द पावर n, और 2 रेज टू पावर n मतलब 2 डबल बॉन्ड्स है तो 2 रेज टू पावर 2, और इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका मतलब यहां से 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्केन्स। एल्केन्स की स्टेबिलिटी, द मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन्स। मतलब जितने अल्काइल ग्रुप्स का नंबर ज्यादा होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी, और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि ये देखो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मतलब ये जो इथीन ग्रुप है, इथीन, ये सबसे कम स्टेबल है। अब इस सबसे कम स्टेबल वाले कंपाउंड में से देखो, यहां से हमने एक हाइड्रोजन हटाई, उसकी जगह एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो एक स्टेबिलिटी बढ़ गई इसकी। ठीक है, यानी यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड RCH2 लगा दिया हमने, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। जस्ट अ मिनट, ये R नहीं आएगा ना यहाँ पर, कार्बन के तो 5 बॉन्ड बन गए। RCH डबल बॉन्ड CH2 अगर आ गया तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट देखो यहाँ से, पहले हमने यहाँ से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया था, अब इससे एक हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगा दो तो 2 अल्काइल ग्रुप्स आ गए। फिर अगले में देखो, यहाँ से इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दिया तो ये R2 हो गया, R2C, और ये एज इट इज CH2। फिर नेक्स्ट में देखो, ये R2C तो था, अब इस यहाँ से ये जो CHR था वो हमने ले लिया एज इट इज, R2C डबल बॉन्ड CHR,
और सबसे लास्ट में सारे हाइड्रोजन्स की रिप्लेसमेंट कर दी। जब सारे हाइड्रोजन्स की रिप्लेसमेंट कर दी तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इसी के पास होंगे और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होगा। इसके पास पहले से ही एल्काइल ग्रुप्स इतने ज़्यादा हैं कि इसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल पढ़ें कि अगर हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, जब हम उस पर हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं, जिस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो जब भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी, यानी ये जो डबल बॉन्ड है इसके क्रॉस दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो उस टाइम पर क्या करता है, वो हीट रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये इसकी वैल्यू डिसाइड करती है कि जो कंपाउंड है वो कितना स्टेबल था। अगर तो स्टेबल कंपाउंड है तो वो इस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज करेगा। तो जो स्टेबिलिटी है, व्हेन द स्टेबिलिटी इज लेस द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी मोर। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले से स्टेबल है, वो स्टेबल है तो वो किसी को भी ऐड नहीं करना चाहता, मतलब वो हाइड्रोजनेशन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जबरदस्ती अगर हो रही है तो वो बहुत ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज करता है। ठीक है, अब हम एक पॉइंट पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ये भी आपको याद रखना है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन्स ज्यादा हो जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ से चेक करो, ये जो हमने ऑर्डर लिखा था यहाँ पर देखो, अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में जो भी कार्बन है उसके हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, अल्फा कार्बन पर जो लगा है। यहाँ पर देखो तो कोई भी अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है। नेक्स्ट में देखो, ये यहाँ पर जो आर ग्रुप लगेगा इसके साथ में जो हाइड्रोजन आएगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप लग गए तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन R2 ग्रुप से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, दैट मीन्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज इस तरह से हो जाएगी। अगर हम आइसोमर्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने पढ़ा एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। ट्रांस में हमने पढ़ा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे क्रॉस बनाएंगे। सिस में हमने पढ़ा कि दोनों एक साइड होते हैं। तो जब दोनों इस तरह से क्रॉस बना रहे हैं, दैट मीन्स इन केस ऑफ एनी डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ इथीन, इथीन का डाई अल्काइल डेरिवेटिव है विच एग्जिस्ट एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, द ट्रांस इज मोर स्टेबल। इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा और सिस कम स्टेबल होगा। देखो सिस में दोनों एक साइड आ गए, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करना स्टार्ट कर देंगे, भीड़ बढ़ जाएगी यहाँ पर, जिसकी वजह से रिपल्शन हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन ट्रांस में क्या है, ऑलरेडी वो इतनी दूर हैं कि वो पहले से ही ज्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा आज एल्कीन्स के बारे में, उनकी उसकी एल्कीन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर एज वेल एज हमने उसकी स्टेबिलिटी के बारे में और उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन स्टार्ट करेंगे। तो आज यहाँ तक के लिए इतना ही काफी है।